हाँ जी, गुड आफ्टरनून नगेंद्र यादव। नमस्कार भाई। एक बार जल्दी से आप लाइव आ जाएं। देखिए, टॉपिक आपका चल रहा था आरटी 2009 राइट टू एजुकेशन 2009। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बार जो भी कैंडिडेट लाइव हैं एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए कितने लाइव हैं, एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में। आरटी 2009 की हम बात कर रहे थे और आरटी के टॉपिक को हमने दो भागों में बांट लिया था। एक भारत की आज़ादी से पहले का भाग और एक भारत की आज़ादी के बाद का भाग, यानी एक 1947 से पहले और एक 1947 के बाद। क्या क्या हुआ भाई, 1947 से पहले क्या हुआ, 1947 के बाद क्या हुआ, वो मैंने आपको बता दिया था कि 1947 से पहले क्या क्या हुआ था। वो एक बार हल्का सा 2 मिनट में रिपीट कर देता हूँ सारा, तब तक सभी लाइव आ जाएंगे। उसके बाद आज का टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ भाई, चिन्नू अंतिम गुड आफ्टरनून। तो देखिए, 1947 से पहले हमने पढ़ा था कि 1834 में लॉर्ड मैकाले को भारत का लीगल एडवाइज़र बनाया गया था, भारत का विधि सलाहकार बनाया गया था। तो लॉर्ड मैकाले ने विचार दिया था कि हमें भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देनी चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा जिसे हम कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन यानी आधुनिक शिक्षा, इसलिए लॉर्ड मैकाले को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। उसके बाद 1854 में वुड डिस्पैच आया था जिसमें भारतीयों को टेक्निकल एजुकेशन देने की बात कही गई थी, इसलिए वुड डिस्पैच को कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र। उसके बाद आपने पढ़ा था कि 1906 में बड़ौदा रियासत के जो शासक थे सियाजी गायकवाड़, उन्होंने अपनी बड़ौदा रियासत में सबसे पहले निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया था। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले पूरे देश में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की मांग की थी, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा उस मांग को स्वीकार नहीं किया गया, उस मांग को ठुकरा दिया गया था। उसके बाद आपने पढ़ा था कि 1937 में जो महाराष्ट्र के वर्धा में सम्मेलन हुआ था, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, जिसे हम वर्धा सम्मेलन कहते हैं, उस वर्धा सम्मेलन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। और गांधी जी ने उस सम्मेलन में बेसिक एजुकेशन प्लान दिया था, बुनियादी शिक्षा योजना उन्होंने वहाँ पर प्रेजेंट की थी। इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो आज़ादी के बाद के घटनाक्रम में आपने पढ़ा था कि आज़ादी के बाद 1948 में सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन, और उन्हीं के सिफारिश पर 1956 में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया गया। इसके बाद आगे चलकर यदि हम बात करें तो 1952-53 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुद्दालियर की अध्यक्षता में मुद्दालियर आयोग यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। 1963 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई, 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। 1963 में एनसीईआरटी को 4 जोन में बांटा गया, जिसमें मैंने आपको बताया था अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर, भोपाल और शिलोंग। 5वां जो शिलोंग बनाया गया वो 1993 में बनाया गया। इसके बाद 1986 में एनपी सेकंड लागू हुई। 1964 में डीएस कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग बनाया गया जिसने त्रिभाषा सूत्र पर बल दिया, वेपन एजुकेशन पर बल दिया। तो यहाँ तक की बात आप कर चुके थे। 1993 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यशपाल कमेटी बनी थी और यशपाल कमेटी ने सुझाव दिया था लर्निंग विदाउट बर्डन यानी शिक्षा बिना बोझ के। तो यहाँ तक की बात आपने कर ली थी आज़ादी से पहले क्या हुआ और आज़ादी के बाद क्या हुआ। अब लगभग सभी लाइव आ चुके हैं, संगम शर्मा, नीनू गुड आफ्टरनून। तो चलिए हम आज के टॉपिक की अब बात करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है, अब मैं मूल रूप से शुरू कर रहा हूँ आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार 2009। इससे पहले हमने जो बात की थी आरटीई से पहले, वो हमने केवल भारत के शैक्षिक विकास की, एजुकेशनल डेवलपमेंट की हमने बात की थी कि भारत की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ। वो सारी बातें आपने समझ ली हैं। तो चलिए अब आरटी के टॉपिक पर बात कर लें। तो देखिए यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, किस प्रकार से आपको आरटी के टॉपिक को समझते हुए चलना है, तो फोकस करेंगे। अब आप टॉपिक पर ध्यान देते हुए चलें। कमेंट सेक्शन की तरफ अब मैं ध्यान नहीं दूंगा, अब मेरा ध्यान केवल बोर्ड पर रहेगा, आप भी बोर्ड पर देखते हुए चलें। देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है आरटी का पूरा नाम। तो आरटी का जो पूरा नाम होगा वो पूरा नाम हो जाएगा राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन।
राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। हाँ प्रीति यादव, शीतल यादव, गुड आफ्टरनून। तो देखिए यहाँ मैंने कहा कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री यानी निःशुल्क, कंपल्सरी यानी अनिवार्य, यानी इसका पूरा नाम क्या हो गया? देखिए पूरा नाम इसका बन गया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये ध्यान रखना, ये आरटी का पूरा नाम है। आरटी का पूरा नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब देखिए यहां से कंफ्यूजन क्या पैदा होगा। अगर आपसे कभी आरटी का पूरा नाम पूछ लिया जाए, अगर कभी भी आपसे आरटी का पूरा नाम पूछा जाता है तो देखिए एक ऑप्शन तो भाई आपके सामने ये बन गया। दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा? दूसरा ऑप्शन बन सकता है अनिवार्य एवं निःशुल्क, यानी वहां क्या होगा? वहां इन दोनों शब्दों को आपस में चेंज कर दिया जाए, इन दोनों शब्दों को इंटरचेंज कर दिया जाए, कंफ्यूजन पैदा हो गया। एक ऑप्शन बनाया निःशुल्क एवं अनिवार्य, एक ऑप्शन बना दिया अनिवार्य एवं निःशुल्क। अगर और अधिक कंफ्यूज में करना चाहे तो देखिए तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? तीसरा ऑप्शन यहां से चेंज हो सकता है कि जो अधिनियम है, इस अधिनियम के बजाय किसी ऑप्शन में आपको नियम लिखा हुआ मिल सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि ना तो नियम सही होगा, ना ही अनिवार्य एवं निःशुल्क सही होगा। जो सही होगा वो सही होगा निःशुल्क एवं अनिवार्य। यानी ध्यान रखना है आपको कि पहले निःशुल्क शब्द आएगा, ये ध्यान रखना, पहले निःशुल्क शब्द आएगा, बाद में अनिवार्य शब्द आएगा। यानी आरटी का पूरा नाम क्या होगा? आरटी का पूरा नाम होगा राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। यानी पहले फ्री वर्ड आता है, बाद में कंपल्सरी वर्ड आता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका पूरा नाम होगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये ध्यान रखना, ये नियम नहीं है, ये अधिनियम है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो ये तो हो गया दोस्तों आरटी का पूरा नाम, हमने पूरे नाम की बात कर ली। चलिए अब और आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे हम बात करें कि आरटी को हमें लागू करने की क्यों आवश्यकता हुई, क्या वजह थी, किस प्रकार इसको लागू किया गया, किस प्रकार इसको संविधान में जोड़ा गया। तो पहले मैं आपको वो सारी बेसिक बातें एक बार बता दूं। आप में से जिन्होंने पॉलिटी को पढ़ा है तो उनके बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, जिन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो वो भी थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करें कि देखिए जो हमारी पॉलिटी है, उस पॉलिटी का जो भाग 3, भाग 4 और भाग 4 के, थोड़ा सा ये टफ पॉइंट है, ध्यान से समझना, फोकस करना यहाँ पर। जो भाग 3 है वो भाग 3 भाई किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और भाग 3 में कौन से आर्टिकल आते हैं? भाग 3 में आर्टिकल आ जाते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक के जो आर्टिकल हैं वो भाग 3 में दिए गए, जिनमें फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का वर्णन आपको मिलेगा। भाग 4 की यदि मैं बात करूं तो भाग 4 में आपको मिलेंगे डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में आपको मिल जाएंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। इसके बाद भाग 4 क में आपको मिलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य, या इन्हें हम कहते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आर्टिकल 51 क में। मूल कर्तव्य जो हैं वो आपको मिलेंगे आर्टिकल 51 क में। अब यहीं से आपको सारी चीजों को कवर करते हुए चलना है, यहीं से आपको सारी चीजों को समझना है। हाँ नीलम यादव, गुड आफ्टरनून। तो चलिए सारी चीजों को समझते हुए चलते हैं। हम बात करते हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो देखिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों ही किसके लिए होते हैं? भाई नागरिकों के लिए होते हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों ही नागरिकों के लिए होते हैं, यानी अधिकार भी नागरिकों को दिए जाते हैं तो कर्तव्य भी नागरिकों को ही सौंपे जाते हैं। जबकि यदि हम बात करेंगे डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्वों की, तो देखिए नीति निर्देशक तत्व किसके लिए होते हैं? ये होते हैं राज्य सरकार के लिए। यानी मैं ये कह सकता हूं कि नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है कि नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार के दायित्व होते हैं। सीधा सा मेरा कहने का मतलब यह है कि नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं वो राज्य सरकार के दायित्व होते हैं।
राज्य सरकार की जो ड्यूटीज हैं उनको डीपीएसपी बोला जाता है, उन्हें नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है। अब जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो उस समय संविधान के अनुच्छेद 45 में एक व्यवस्था की गई थी कि आने वाले 10 वर्षों में हम निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा सभी बालकों को दे देंगे। आने वाले 10 वर्षों में सभी को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दे दी जाएगी, ये बात कही गई थी। कहां पर? आर्टिकल 45 में ये वर्णन किया गया, यानी आर्टिकल 45 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात कह दी गई थी, ध्यान रखना। अब देखो मैं आपको कह रहा हूं कि आर्टिकल 45 में आपको ये बात मिलती है। आर्टिकल 45 मतलब 36 से 51 के बीच आएगा, और 36 से 51 के बीच क्या है भाई? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व हम किन्हें कहते हैं? जो राज्य सरकार के जितने भी दायित्व हैं, उन राज्य सरकार के दायित्वों को कहा जाता है नीति निर्देशक तत्व। यानी जब संविधान लागू हुआ उस समय राज्य सरकारों को, सभी राज्य सरकारों को ये दायित्व सौंपा गया अनुच्छेद 45 के तहत कि वो अपने राज्य में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। ध्यान रखना कि वो अपने राज्य में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। ये शिक्षा का वर्णन पहले से कर दिया गया था आर्टिकल 45 के तहत, अनुच्छेद 45 के तहत, कि प्रत्येक राज्य सरकार का ये दायित्व होगा कि राज्य सरकार अपने राज्य के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर बाद में एक समस्या सामने आती है कि राज्य सरकार पता नहीं अपने दायित्वों को सही तरीके से निभाए या ना निभाए, क्योंकि शिक्षा अभी तक नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं था। शिक्षा अभी तक केवल राज्य सरकार का दायित्व था। अपने राज्य में शिक्षा की व्यवस्था करना वो केवल राज्य सरकार का दायित्व था, वो नागरिकों का अधिकार नहीं था। अगर अब आगे चलकर ये सोचा गया कि अगर हम शिक्षा को बच्चों का अधिकार बना दें, तो बच्चा राज्य सरकार से अपने अधिकार की मांग करेगा, और जब वो अपने अधिकार की मांग करेगा तो सीधी सी बात है राज्य सरकार उस मांग को पूरा करने के लिए बाध्य हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को अपने राज्य में शिक्षा की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। तो पहले तो क्या हुआ कि पहले तो भाई केवल ये राज्य सरकार का दायित्व हुआ करता कि वो अपने राज्य में शिक्षा की व्यवस्था करे, लेकिन पता नहीं राज्य सरकार अपना दायित्व निभा रही है या फिर नहीं निभा रही है। इसलिए क्या किया गया कि आगे चलकर सन 2002 में संविधान में एक संशोधन किया गया, और संशोधन था कौन सा? 86वां संशोधन। 86वां संशोधन किया गया सन 2002 में, और इस 86वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि शिक्षा को मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों में जोड़ दिया गया। ध्यान रखना, शिक्षा को मौलिक अधिकार में भी जोड़ दिया गया और मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ दिया गया। राज्य सरकार के दायित्व पहले से थे, शिक्षा को राज्य सरकार का दायित्व पहले से बना रखा था। अब 86वें संशोधन द्वारा क्या किया गया कि 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य बनाया गया। अब जब इसे मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया, तो मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21 क में। आर्टिकल 21 क में, क्योंकि मौलिक अधिकार कहां से कहां तक होंगे? 12 से 35 तक। तो 12 से 35 के बीच आएगा आर्टिकल 21 क, जिसमें RTE आता है, राइट टू एजुकेशन आता है। तो मौलिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 21 क में जोड़ दिया गया। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य के रूप में कहां जोड़ा गया? देखिए मौलिक कर्तव्य आपको कहां मिलेंगे भाई? आर्टिकल 51 क में मिलेंगे। ध्यान देना, यहां पर मैं आपको जो समझा रहा हूं, आर्टिकल 51 क में मौलिक कर्तव्य आपको मिलते हैं। कितने मौलिक कर्तव्य थे? पहले 10 थे। 11वां कौन सा जुड़ा? शिक्षा जुड़ा। 11वां कौन सा जोड़ा गया? शिक्षा जोड़ा गया। 51 क में पहले 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते। वो 10 कौन से? देखिए 51 क का पार्ट A, B, C, D, E, F, G, H, I और J 10 हो गए। यानी 51 क के पार्ट ए से लेकर जे तक 10 मौलिक कर्तव्य हो गए। जब 11वां हम जोड़ेंगे तो 11वां भाई कहां जोड़ा जाएगा? जे के बाद के में जोड़ा जाएगा। तो 51 क के सेंटेंस के में शिक्षा को मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले आर्टिकल 45 के तहत शिक्षा की व्यवस्था करना केवल राज्य सरकार का दायित्व हुआ करता। आगे चलकर संविधान में 86वां संशोधन हुआ, और 86वें संशोधन के तहत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया गया। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21 क के तहत। आर्टिकल 51 के सेंटेंस के, आर्टिकल 51 के सेंटेंस के तहत शिक्षा को मौलिक कर्तव्य बनाया गया। यानी अब शिक्षा 3 आर्टिकल में आपको मिलेगा। आर्टिकल 45 के तहत
अपने राज्य में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना प्रत्येक राज्य सरकार का दायित्व है। आर्टिकल 21 क के तहत शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो आर्टिकल 51 क के सेंटेंस के अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य है। समझ गए होंगे मेरी बात। तीनों चीजें एक साथ यहां पर चलेंगी कि अनुच्छेद 45 के अनुसार अपने राज्य में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 21 क के अनुसार शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 51 क के सेंटेंस के अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य है। यानी क्या किया गया कि अनुच्छेद 45 के तहत शिक्षा राज्य सरकार का दायित्व तो पहले से ही हुआ करता, लेकिन 86वां जो संशोधन हुआ उस 86वें संशोधन के द्वारा शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का माता पिता का कर्तव्य बना दिया गया। यानी पहले केवल राज्य सरकार का दायित्व था, ना बच्चों का अधिकार था, ना माता पिता का कर्तव्य था। अब ये बच्चों का अधिकार भी है और अब ये माता पिता का कर्तव्य भी है। तो एक बार आप मुझे यहां तक बताएं, यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो फिर आगे चलूंगा। जल्दी से बताओ भाई, यहां तक किसी भी भाई को कोई भी डाउट है किसी प्रकार का? आपकी कमेंट आ जानी चाहिए इतनी देर में। किसी प्रकार का कोई डाउट है या फिर कोई क्लियर है यहां तक, जो भी बात है, जो वास्तविकता होती है वो बता दिया करें जल्दी से। प्रवीण क्लियर है सर, नगेंद्र नो सर, शीतल यादव क्लियर, चिन्नू कुछ आ गया। तो चलिए आगे बढ़े अब टॉपिक को लेकर। तो यहाँ पे एक बार इसे कैप्चर कीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्योति यादव नो सर, नीलम यादव क्लियर है सर। तो चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को कि अनुच्छेद 45 के अनुसार पहले शिक्षा राज्य सरकार का दायित्व था कि राज्य सरकार अपने राज्य में शिक्षा की व्यवस्था करेगी। 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया गया और माता पिता का कर्तव्य बनाया गया। अब इसमें देखिए प्रश्न क्या क्या बनेंगे, वो प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि शिक्षा को अधिकार के रूप में या कर्तव्य के रूप में कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आप कहेंगे 86वां संशोधन 2002। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अनगिनत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। बहुत बार एग्जाम में हमें प्रश्न देख चुके हैं कि शिक्षा को अधिकार के रूप में और कर्तव्य के रूप में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आप बता देंगे 86वां संशोधन 2002। अगला प्रश्न कि शिक्षा बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में कौन से आर्टिकल में आती है? तो आप याद रखेंगे अधिकार के रूप में आर्टिकल 21 क में आती है। और अगर पूछे कर्तव्य के रूप में तो कर्तव्य के रूप में आती है आर्टिकल 51 क के वाक्यांश के में। आर्टिकल 51 क के सेंटेंस के में शिक्षा कर्तव्य के रूप में आती है, जबकि आर्टिकल 21 क में शिक्षा अधिकार के रूप में आती है और आर्टिकल 45 में शिक्षा नीति निर्देशक तत्व के रूप में आती है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आरटीई के कुछ एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, कुछ एक फैक्ट आपको बता रहा हूं। उन फैक्ट्स को आप ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं बात कर लूं आरटीई के बारे में। वैधानिक प्रावधान, आरटीई के जो वैधानिक प्रावधान थे उन वैधानिक प्रावधानों की बात कर लूं सबसे पहले तो देखिए सबसे पहला वैधानिक प्रावधान तो ये हो गया कि आरटीई को कब संविधान में जोड़ा गया? तो वो मैंने आपको बता दिया 86वां संशोधन, 86वां संविधान संशोधन सन 2002, इसके द्वारा आरटीई को संविधान में जोड़ा गया था। अगली बात आती है वैधानिक प्रावधानों के बारे में कि अब हमें संविधान में जोड़ तो दिया, लेकिन अब हमें आरटीई को संसद से पारित करवाना बाकी है, पार्लियामेंट से पास करवाना बाकी है। तो देखिए जब हम पार्लियामेंट से पास करवाएंगे तो पार्लियामेंट के वहां पर 3 पार्ट चलेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले आरटीई को पारित किया गया कहां से भाई? राज्यसभा से। सबसे पहले आरटीई को पारित किया गया राज्यसभा से
राज्यसभा से इसे पारित किया गया था 20 जुलाई 2009 को। इसके बाद इसे पास किया गया लोकसभा से। लोकसभा से इसे पास किया गया 4 अगस्त 2009 को। और इसके बाद भारत के राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर किए, और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए 26 अगस्त 2009 के दिन। और जिस दिन राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए उस दिन हम मान लेंगे कि आरटी पारित हो गया। तो देखिए, पहला प्रश्न तो मैंने आपको बताया कि आरटी को जोड़ा कब गया, तो जोड़ा गया 2002 में 86वां संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न ये आता है कि आरटी पारित कब हुआ, तो पारित होने की यदि हम बात करें तो आरटी पारित हुआ कब, 2009 में। और डेट क्या रहेगी, 26 अगस्त 2009। पारित किस दिन हुआ, 26 अगस्त 2009 के दिन, जिस दिन भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जिस दिन हस्ताक्षर किए उस दिन ये पारित हो गया। चलिए, एक प्रश्न आप मुझे बीच में आंसर दीजिए जल्दी से। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि आरटी को किस राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, यानी जो राइट टू एजुकेशन था उस पर मैंने कहा कि 26 अगस्त 2009 के दिन राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे, तो मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, यानी किस राष्ट्रपति ने इस अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे, जल्दी से बता दो। 2009 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी बताइए भाई, वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर का कि 2009 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे। क्या बात है, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा? या तो फिर आप मुझे यही कह दीजिए कि नहीं पता, तो ताकि मैं तो बता दूं, वेट तो ना करना पड़े इतनी देर। पूजा रानी, प्रतिभा देवी पाटिल, नगेंद्र यादव, एपीजे अब्दुल कलाम। 2 आंसर आए मेरे सामने। एक पूजा रानी ने बताया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और एक नगेंद्र यादव ने बताया एपीजे अब्दुल कलाम। बाकी किसी का आंसर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। चलिए मैं बताता हूँ कि 2009 की यदि हम बात करें जिस समय आरटी पारित हुआ, तो आरटी पारित हुआ उस पर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। कौन थे उस समय राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ज्योति यादव, आर वेंकट रमन। भाई वेंकट रमन जी यहाँ नहीं मिलेंगे आपको, 2009 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस समय राष्ट्रपति भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। यानी आरटी को किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया? तो आरटी को हस्ताक्षरित किया गया था श्रीमती प्रतिभा पाटिल के द्वारा। अंतिम संबोरा भाई एपीजे कलाम नहीं थे, उस समय भारत के राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो आरटी को किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया? श्रीमती प्रतिभा पाटिल के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। तो चलिए 2 बातें हमने कर ली कि आरटी को जोड़ा गया 2002 में, आरटी पारित हुआ 2009 में। अब अगली बात मैं आपसे कर रहा हूं कि आरटी लागू कब हुआ? तो देखिए, आरटी लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010। आरटी लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को जब ये लागू हुआ था तो उस समय ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 के दिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में आरटी लागू हो गया था। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें, जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया, तो अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद अब आरटी संपूर्ण भारत में लागू है। जब धारा 370 को हटाया गया 2019 में, तो उसके बाद आरटी संपूर्ण भारत में लागू हो चुका है। यानी शुरू में जब 2010 में लागू हुआ था, डेट याद रखना विशेष रूप से,
डेट बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि आरटीई को लागू कब किया गया, तो आप ध्यान रखेंगे कि आरटीई को लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 के दिन। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गया था। और जैसे ही 2019 में धारा 370 को हटाया गया तो उसके बाद आरटीई संपूर्ण भारत में लागू हो गया, यानी वर्तमान में आरटीई संपूर्ण भारत में लागू है। तो यहां से आप 3 प्रश्न ध्यान रखेंगे, तीनों अलग अलग प्रश्न है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आरटीई को संविधान में कब जोड़ा गया, तो आप कहेंगे 2002 में जोड़ा गया 86वें संशोधन द्वारा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आरटीई को पारित कब किया गया, तो आप कहेंगे 2009 में किया गया। और अगर ये पूछा जाए कि आरटीई को लागू कब किया गया, तो लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 के दिन, यानी 2002 में जोड़ा गया, 2009 में पारित हुआ और 2010 में आरटीई लागू हुआ था। अच्छा, इसके बाद एक बात मैं आपको साथ में और बता दूं, देखिए आप अगर रिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिट एग्जाम में राजस्थान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो यहां से ये प्रश्न भी आपके सामने बनता है कि आरटीई को राजस्थान में कब लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 के दिन भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लागू हो गया था। 1 अप्रैल 2010 के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसे लागू कर दिया गया था, संघीय सरकार केंद्र सरकार की तरफ से लागू कर दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान सरकार ने आरटीई को कब लागू किया, यानी राजस्थान में आरटीई कब लागू हुआ, जल्दी से बता दो एक बार। संगीता यादव 1 अप्रैल 2011, बिल्कुल। आप देखिए ऐसे पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है, तुरंत कमेंट आ जाना चाहिए। राजस्थान में इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2011 को, यानी आपको याद क्या रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 और उसके जस्ट 1 साल बाद यानी 1 अप्रैल 2011 को इसे राजस्थान सरकार में भी लागू कर दिया गया, राजस्थान ने भी इसे लागू कर दिया था। चलिए अगला फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जो आरटीई है वो आरटीई किस आयु वर्ग के बच्चों पर लागू होता है, जल्दी से बताऊं। यानी आरटीई के तहत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं, कौन से एज ग्रुप के बच्चे आते हैं। शीतल यादव 1 अप्रैल, बिल्कुल भाई शीतल यादव, लेकिन 1 अप्रैल 2011। तो अब जल्दी से बताएं आप मुझे कि आरटीई में किस एज ग्रुप के बच्चों को शामिल किया गया है। शीतल यादव 6 से 14, प्रमीला यादव 14 साल। देखिए प्रमीला यादव 14 साल नहीं कह सकते आप, क्योंकि एज ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, तो पूरा ग्रुप आपको बताना पड़ेगा कहां से कहां तक। शीतल ने बिल्कुल सही बताया 6 से 14 साल। अच्छा देखिए जो आरटीई है वो भाई 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए लागू रहता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं विकलांग बालकों की, विकलांग तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि मोदी जी ने विकलांग का नाम बदलकर दिव्यांग कर दिया है। पहले हम विकलांग कह सकते थे लेकिन अब हमें दिव्यांग कहना पड़ेगा। तो दिव्यांग बालकों के लिए लागू रहता है 6 से लेकर 18 वर्ष तक, 6 से लेकर 18 वर्ष तक लागू रहता है। बिल्कुल शीतल यादव विकलांग के लिए 6 से 18, नीलम यादव, प्रीति, प्रमीला अंतिम बिल्कुल सही है भाई। सामान्य बालकों के लिए 6 से लेकर 14 साल तक लागू रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सामान्य बालक है तो वो छठी साल में जब वो 6 साल का हो जाएगा तो वो स्कूल में एंट्री करेगा, और 6 से लेकर जब तक वो 14 साल का हो जाएगा तब तक वो निःशुल्क यानी फ्री एजुकेशन प्राप्त करेगा। और अगर कोई दिव्यांग बालक है, कोई विकलांग बालक है, तो वह जब तक 18 साल का नहीं हो जाता तब तक वो फ्री एजुकेशन प्राप्त करेगा। तो सामान्य बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष तक लागू रहता है, जबकि दिव्यांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष तक लागू रहता है। अच्छा अगली बात आप मुझे बताएंगे कि आरटीई कौन सी शिक्षा पर लागू होता है। अगला प्रश्न आपका कि आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन कौन सी शिक्षा पर लागू होता है। शिक्षा की बात कर रहा हूं मैं आपसे, एज ग्रुप की बात नहीं कर रहा। एज ग्रुप मैंने आपको बता दिया 6 से 14 और 6 से 18 है। अब आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि आरटीई कौन सी एजुकेशन पर लागू होता है, कौन सी शिक्षा पर लागू होता है। शिक्षा का मतलब मेरा प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, इस प्रकार से मेरा प्रश्न है आपके लिए। तो आप मुझे बताएं कौन सी शिक्षा पर आरटीई लागू होता है। प्रीति यादव माध्यमिक शिक्षा, शीतल यादव एलिमेंट्री और पूजा रानी प्राइमरी। 3 आंसर मुझे मिले। नगेंद्र यादव प्राथमिक,
4 आंसर मुझे मिले हैं, 4 में से एक शीतल का आंसर सही है। चेनो प्राइमरी, शीतल ने बताया एलिमेंट्री एजुकेशन, बिल्कुल सही है शीतल। देखिए यार एक बात यहाँ से समझने की है, चीज़ों को रटो मत। अंतिम हाई प्राइमरी, उच्च प्राथमिक, नीलम यादव माध्यमिक, अब में से मैंने बता दिया केवल एक शीतल का आंसर आपके सही है, बाकी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। आप इनको रटो मत, आप इनको समझिए, मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को। देखिए मैंने ये कहा कि आरटी कौन से एज ग्रुप के लिए लागू रहेगा, शिक्षा को समझने की कोशिश करना। कौन से एज ग्रुप के लिए लागू रहेगा? 6 से 14 वर्ष तक लागू रहेगा। अब 6 से 14 वर्ष तक का मतलब क्या हो गया? 8 साल तक लागू रहता है। कितने साल तक लागू रहेगा भाई? 8 वर्ष तक लागू रहेगा। यानी बालक 8 साल का होगा, 8 साल तक बालक फ्री एजुकेशन प्राप्त करेगा। 8 साल का मतलब क्या हो गया? 8 क्लास बालक फ्री में पढ़ेगा। भाई एक साल में 1 क्लास पढ़ेगा तो 6 से 14 तक कितने साल हो गए भाई? 8 साल हो गई। 8 साल का मतलब क्या हो गया? बालक 8 कक्षाएं फ्री में पढ़ेगा। अब 8 कक्षाओं का मतलब क्या हो गया? कक्षा 1 से लेकर 8 तक। 8 कक्षाओं का मतलब क्या हो गया? कक्षा 1 से लेकर 8 तक बालक फ्री में पढ़ेगा। अब 1 से 8 तक की जो एजुकेशन है वो बालक को निःशुल्क दी जाएगी। अब 1 से 8 तक की एजुकेशन को क्या कहा जाता है उस चीज को हमें समझना है। तो देखिए 1 से 8 तक की एजुकेशन को हम 2 भागों में बांटकर चलते हैं। 1 से 8 तक की जो आपकी एजुकेशन है उसे भाई हम 2 भागों में बांटकर चलते हैं। कक्षा 1 से 8 तक इसे हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक होता है कक्षा 1 से 5 की एजुकेशन और एक होती है कक्षा 6 से 8 की एजुकेशन। 1 से 5 तक की एजुकेशन को बोला जाता है प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन, और 6 से 8 की एजुकेशन को कहा जाता है उच्च प्राथमिक शिक्षा यानी अपर प्राइमरी एजुकेशन। 1 से 5 तक हम कहेंगे प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा, तो 6 से 8 तक हम कहेंगे अपर प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिक शिक्षा। अब आप में से कईयों ने बताया प्राथमिक और कईयों ने बता दिया उच्च प्राथमिक यानी अपर प्राइमरी। तो आप मुझे ये बताएं, मैंने ये कहा था कि 1 से 8 तक भाई लागू रहता है, 1 से 8 तक लागू रहता है। जिन भाइयों ने प्राइमरी बताया तो उनका मतलब तो ये हो गया कि 1 से 5 तक ही लागू रहेगा, और जिन भाइयों ने अपर प्राइमरी बताया तो उनका मतलब ये हो गया कि 6 से 8 तक लागू रहेगा। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि आरटी 8 साल तक, आरटी के तहत बालक 8 साल तक फ्री पढ़ता है, तो 8 साल तक फ्री पढ़ेगा। 6 से 14 यानी 8 साल वो फ्री पढ़ेगा, तो 8 साल में 8 क्लास तो पूरी कर लेगा ना भाई। 8 साल में 8 कक्षाएं पूरी कर लेगा। 8 कक्षाएं पूरी कर लेगा मतलब कक्षा 1 से 8 तक की एजुकेशन पूरी कर लेगा। ये दिमाग में मत लिख के हो कि जैसे हम पढ़ते थे वैसे हम छठी में ही फेल हो गया तो कैसे पूरी कर लेगा, क्योंकि आरटी का अभी हम आगे पढ़ेंगे एक प्रावधान भी है कि कक्षा 8वीं तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता। कक्षा 8वीं तक किसी भी बालक को फेल नहीं किया जा सकता। तो सीधी सी बात है 8 साल में वो 8 क्लास पूरी कर लेगा। 8 क्लास पूरी कर लेगा मतलब कक्षा 1 से 8 तक की एजुकेशन प्राप्त कर लेगा। ध्यान रखना कि 1 से 5 तक की एजुकेशन को प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, 6 से 8 तक की एजुकेशन को अपर प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, जबकि 1 से 8 तक की एजुकेशन को एलिमेंट्री एजुकेशन बोला जाता है। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब हिंदी में इसे हम कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा। हिंदी में हम इसे कहेंगे प्रारंभिक शिक्षा, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। अब आप मुझे बताओ कौन सी शिक्षा पर लागू होगा? तो आरटी कौन सी शिक्षा पर लागू रहता है भाई? प्रारंभिक शिक्षा पर लागू होता है। कौन सी शिक्षा पर लागू होगा? प्रारंभिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री एजुकेशन पर लागू होता है। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि एलिमेंट्री जो एजुकेशन है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, उसी एलिमेंट्री एजुकेशन को हम 2 भागों में बांटकर चलते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन 1 से 8 तक की एजुकेशन कहलाएगी, और एलिमेंट्री एजुकेशन को ही हम 2 भागों में बांटते हैं। एलिमेंट्री में 1 से 5 तक प्राइमरी एजुकेशन कहलाती है, 6 से 8 तक अपर प्राइमरी कहलाती है, और जो आरटी लागू रहेगा वो 1 से 8 तक लागू रहेगा, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन पर लागू रहेगा, वो प्रारंभिक शिक्षा पर लागू रहेगा। तो ये हमने सीधी सी बात कर ली कि आयु वर्ग यदि हम बात करें तो 6 से 14 वर्ष तक लागू रहता है। दिव्यांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष तक लागू रहता है। शिक्षा की अगर हम बात करें प्रारंभिक शिक्षा पर लागू होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन पर लागू होता है। तो जल्दी से आप इसे एक बार कैप्चर कीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना है एक बार ले लीजिए जल्दी से। हाँ भैया आपने इसे कैप्चर कर लिया होगा। अब एक बार मुझे बता भी दो कि जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो बता दीजिए, वरना फिर आगे बढ़ता हूं मैं।
बताइए भाई जल्दी से, कुछ पूछना है या फिर आप मुझे सहमति दें कि आगे चला जाए। प्रमिला क्लियर है, चिन्नू नो सर, यानी कोई डाउट नहीं है। बाकी जितने भी कैंडिडेट मुझे लाइव देख रहे हैं, नगेंद्र यादव क्लियर है सर, प्रीति यादव नो डाउट, नीलम यादव क्लियर है। कुछ समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है, ईमानदारी से बता दो एक बार। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर पैटर्न बदला जाए, तरीका बदला जाए, तो एक बार आप मुझे ईमानदारी से बता दीजिए। झूठे कमेंट मत करना। एक तरीके से फैमिली मेम्बर के तरीके से मैं आपको हैंडल कर रहा हूँ, तो फैमिली मेम्बर के तरीके से बता दो जो वास्तविकता है, क्योंकि अगर कोई कमी है वो कमी जब तक मुझे पता नहीं लगेगी तब तक दूर नहीं कर पाऊँगा। तो एक बार जल्दी से बता दो किस प्रकार से समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। क्योंकि भाई याद तो आपको ही करना पड़ेगा, ये मेरा काम समझाने का है, मैं समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से। नगेंद्र यादव आपका तरीका बेस्ट है सर, चलिए भाई धन्यवाद, आपको ऐसा लगा, बाकी मुझे तो नहीं लगता कि तरीका बेस्ट है। चिन्नू आ रहा है सर, प्रमिला यादव बहुत अच्छा पढ़ाते हो, चलिए प्रमिला बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको लगता है कि अच्छा पढ़ा लेता हूँ। बाकी घर वाले तो मानते नहीं इस बात को। नीलम यादव आ रहा है सर, क्योंकि आपने भी सुना होगा हिंदी में, हिंदी भी आप पढ़ते हैं, घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध। अगर हम घर वालों को ही कभी पढ़ाने की कोशिश कर लें तो शायद वो तो ये कहते हैं कि तू पढ़ाएगा हमें। बाकी चलिए आगे बढ़ाएं अब टॉपिक को। देखिए यहाँ पर हमने बात कर ली भाई आयु वर्ग की, हमने बात कर ली शिक्षा की, हमने बात कर ली। अब मैं आगे आपसे बात कर रहा हूँ कि आरटीई को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, और जब भारत ने आरटीई को लागू किया तो आरटीई को लागू करने वाला भारत विश्व का कौन से नंबर का देश है। तो अगर आप में से दोनों में से किसी का भी एक आंसर आप दे पाएं तो बता सकते हैं, वरना फिर मैं बता रहा हूं कि आरटीई को लागू करने वाला विश्व का पहला देश और भारत कौन से नंबर का देश है। आरटीई को लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था और आरटीई को लागू करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है। संगीता यादव ने बताया 135वां, बिल्कुल। और बाकी कोई बताना चाहे? शीतल यादव पहला नॉर्वे और इंडिया 135। वेरी गुड शीतल। विश्व का पहला देश नॉर्वे जिसने आरटीई को लागू किया। देखिए कईयों के दिमाग में स्वीडन भी आ सकता है, तो ध्यान रखें स्वीडन आरटीआई को लागू करने वाला पहला देश है। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई को लागू करने वाला पहला देश स्वीडन है, जबकि आरटीई को लागू करने वाला पहला देश नॉर्वे है। और यदि भारत की हम बात करें तो भारत आरटीई को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। भारत आरटीई को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। चलिए अब मैं देखिए ये आरटीई की सारी बेसिक बातें हो चुकी हैं। आगे बात करें कि जो आरटीई है उस आरटीई में देखिए क्या है कि जो कंप्लीट आरटीई है उस आरटीई में भाई एक अनुसूची है। अब हमें आरटीई को पढ़ना है। आरटीई में एक अनुसूची है, आरटीई में 7 अध्याय हैं और आरटीई में 38 धाराएं हैं। याद रखेंगे आप, आरटीई में एक अनुसूची है, आरटीई में 7 अध्याय हैं और आरटीई में 38 धाराएं हैं। यानी हमें 7 अध्याय और 38 धाराओं को पढ़ना है। सारी नहीं पढ़ाऊंगा, 4-5 ही करवाऊंगा जो मेन है, जो एग्जाम में आती हैं, क्योंकि अपने इतनी ज़्यादा काम की भी नहीं है कि 38 की 38 धाराएं हम पढ़ें। जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से, विद्यालय जो प्रबंधन समिति होती है, कार्यकारिणी समिति होती है, एसएमसी से प्रश्न आ जाते हैं। इसके अलावा 2-4 धाराएं और हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो आरटीई बस आप इतना ध्यान रख लें कि आरटीई में एक अनुसूची है, आरटीई में 7 अध्याय हैं और आरटीई में 38 धाराएं हैं। तो उनमें से हमें पढ़ना अब सभी को है,
7 अध्याय 38 धाराएं आप याद रख लेंगे, पढ़ेंगे इनमें से वही धाराएं जो आपके काम की हैं। इसमें से एक बात और ध्यान रखना कि जो 7 अध्याय है उसमें से आरटी का चौथा अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है, ये भी ध्यान रख लियो। चौथा अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है और आरटी का पहला अध्याय जो पहला भाग है वो सबसे छोटा अध्याय है, ध्यान रखना भाई। यानी आरटी का चौथा अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है तो पहला अध्याय सबसे छोटा अध्याय है। जहां तक मैं देख रहा हूं, देखिए मुझे दिखाई दे गया कि नीचे वाला आपको आपकी स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, मैंने ज़्यादा नीचे लिख दिया, या आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप समझ गए कि जो पहला अध्याय है वो पहला अध्याय सबसे छोटा अध्याय है और चौथा अध्याय है वो सबसे बड़ा अध्याय है। तो भाई आरटी में 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे आरटी की धाराओं को, जो आरटी के अध्याय हैं, जो आरटी की धाराएं हैं, इनको अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से कल कंटिन्यू करते हैं। आज का आपका क्लास का समय भी हो चुका है, तो अब आज जो आपने समझा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। 2 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो वो कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लासेज में अगर कोई चेंजमेंट वगैरह करवाना है या फिर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अदर टीचर की क्लास में तो वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। 2 मिनट का समय आपके पास है, वरना फिर आप मुझे सहमति दीजिए कि मैं अब आपसे विदा लूँ और बाकी फिर कल मिलेंगे। जल्दी से जो भी बात है वो मुझे बता दीजिए। नगेंद्र यादव, नो सर, यानी किसी प्रकार की आपको नगेंद्र जी कोई समस्या नहीं है। चलिए अच्छी बात है। इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीचर आ रहे हैं अपनी तरफ से हर एक टीचर बेस्ट दे रहा है। अच्छा, एक देखिए 3 क्लास यहाँ पर मेरी हो रही हैं। सुबह पॉलिटी की हुई थी, वो तो आपके लिए सबके लिए हो सकता है, कंपलसरी नहीं भी हो, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ लगभग आप रीट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए शाम को 4 बजे हिंदी की क्लास हो रही, वो और आप जल्दी अटेंड किया करें, ज़रूर अटेंड किया करें, क्योंकि हिंदी भी 30 नंबर की आती है टेट एग्जाम में, चाहे वो टेट है चाहे वो रीट है। तो शाम को जो 4 बजे हिंदी की क्लास होगी उसमें और आप जल्दी से लाइव कनेक्ट हो जाना। तो दोस्तों अब आपने किसी प्रकार की कोई समस्या तो बताई नहीं, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे 4 बजे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप की जो भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लीजिए। धन्यवाद। प्रमिला यादव, सर इसकी PDF मिल जाएगी क्या? भाई देखिए ये जो नोट्स हैं ये अभी तो मैंने हाथ से तो लिखे नहीं हैं। प्रमिला यादव आपका मैं आंसर दे रहा हूँ कि हाथ से तो मैंने लिखे नहीं है ये नोट्स, ये तो बस यही था कि याद है वो मैटर मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको PDF चाहिए सभी को तो एक बार मुझे सभी बता दें। अगर आप सभी ये कहते हैं कि हम लिख लेंगे तो अच्छी बात है, और अगर आप सभी ये कहते हैं कि नहीं सर आप ये हाथ से लिख के दो तो फिर भाई मैं लिखूँगा, मैं लिखकर PDF अवेलेबल करवाऊंगा। तो थोड़ा क्या है कि समय की किल्लत रहती है, समय कम मिल पाता है लिखने के लिए, लेकिन मैं जल्दी ही करवा दूंगा तैयार, टाइपिंग वगैरह करवा के जल्दी तैयार करवा दूंगा। लेकिन उसके लिए भी एक बार हाथ से तो लिखना पड़ेगा। तो तब तक के लिए आपको मैं स्क्रीनशॉट के लिए बीच में बताता भी हूँ कि इसे आप कैप्चर कर लीजिए, तो आप एक बार अपने हाथ से ज़रूर लिख लें। बाकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको लिखी हुई कुछ दिन के बाद प्रोवाइड करवा दूंगा, जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर आप देख लेना। बाकी तो पॉलिटी वगैरह के सारे मैंने वहाँ पर डाल रखे हैं, जो पढ़ा रहा हूँ वो डालता जा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है भैया, बाकी किसी का कोई भी डिस्कस हो तो वो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर आपके सभी के पास है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।